हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। इन्होंने अभी अपने सितंबर के ऑटो सेल्स नंबर डिक्लेयर किए हैं, जिसमें कि इनकी डोमेस्टिक सेल्स है वो 26% बढ़ी है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो टाटा मोटर इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी है। कमर्शियल व्हीकल के मामले में ये लीडर हैं और पैसेंजर व्हीकल में भी ये टॉप 3 में आते हैं। और अगर दुनिया भर की भी बात की जाए तो ये ट्रक के मामले में दुनिया के 4th नंबर पे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। और वहीं बस के ये सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं पूरी दुनिया में। मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका 1,10,000 करोड़ के आसपास है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 46% प्रमोटर के पास, 14% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 12% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और बाकी का 28% के आसपास रिटेल शेयर होल्डर के पास है। 2021 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 4% तक बढ़ाया है। और अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो पहले अगर हम इनकी इनकम देखें तो ये जून 2020 में काफी कम हो गई थी और उसका रीजन था कि लॉकडाउन ने पूरे कंट्री को इम्पैक्ट किया हुआ था। उसके बाद जैसे चीजें नॉर्मल होने लगी तो इसकी इनकम आप देखेंगे कि हर क्वार्टर बढ़ी और ये मार्च में 89,000 करोड़ तक बढ़ गई। लेकिन जून में फिर से इस साल इसकी इनकम में कमी देखी गई क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव तब तक इम्पैक्ट करना शुरू कर चुकी थी। और अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल जून 2020 में इनको बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस हुए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इनकी सेल्स इंपैक्ट थी 8,384 करोड़ का। लेकिन फिर इन्होंने सितंबर में अपने लॉस को थोड़ा कंट्रोल में किया। दिसंबर में ये प्रॉफिटेबल बने। मार्च में ये एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट लॉस में गए। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्रॉफिटेबल रहेंगे, बट इसका रीजन था कि इनको वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस अराउंड 15,000 करोड़ इन्होंने बुक किया अपने जैगवार लैंड रोवर सेगमेंट में। अगर वो नहीं करते तो ये शायद 7 साढ़े 7 हजार का प्रॉफिट होता। उसके बाद अगर जून की बात करें तो दोबारा से इनकी इनकम में कमी देखी गई जिसकी वजह से इनका लॉस 4,320 करोड़ रहा। और कंपनी का ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म में इनको जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, कमोडिटी इन्फ्लेशन जो बढ़ा हुआ है उसकी वजह से और कोरोना वायरस में भी जैसे धीरे धीरे अभी कमी आ रही है, तो ये शॉर्ट टर्म इनके थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे। हालांकि सेकेंड हाफ में मतलब अक्टूबर से जब इसका फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता है तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई सप्लाई चेन इंप्रूव होगी और पेंडेमिक की सिचुएशन काफी कंट्रोल में होगी तो इनकी सेल्स और प्रॉफिट में इनकम देखी जाएगी। तो अब अगर हम बात करें ऑटो सेल्स के नंबर की जो कि इन्होंने सितंबर के 1 अक्टूबर को डिक्लेयर किए, तो डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो ये 26% बढ़ी पिछले साल के सितंबर से। और अगर हम इसमें पैसेंजर व्हीकल को अलग से देखें तो वहां पे 21% की बढ़ोतरी पिछले साल सितंबर के अगेंस्ट देखी गई। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्होंने भारी बढ़ोतरी देखी 250% की। और अगर हम पूरा क्वार्टर देखें पैसेंजर व्हीकल के मामले में तो 53% की बढ़ोतरी देखी गई। और वहीं कमर्शियल व्हीकल में डोमेस्टिक मार्केट में 30% की सितंबर 2020 के मुकाबले में और पूरे क्वार्टर में जो कि सेकंड क्वार्टर में 50% की बढ़ोतरी देखी गई। और वहीं पे कमर्शियल व्हीकल के एक्सपोर्ट में भी 80% की बढ़ोतरी देखी गई सितंबर में। तो ओवरऑल इनके नंबर अच्छे रहे। जुलाई टू सितंबर की अगर हम बात करें पूरे क्वार्टर की तो इनकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट की सेल्स 55% तक बढ़ी। हालांकि पैसेंजर व्हीकल में इनकी क्योंकि प्रोडक्शन कुछ बंद थी तो 8% तक कमी देखी गई अगस्त के मुकाबले, अगस्त 2021 के मुकाबले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी ये कह रही है कि भाई इनकी जो डिमांड में है रिकवरी हो रही है कोविड की सिचुएशन इंप्रूव होने से। और खासकर जो इनका मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहां पे काफी अच्छी डिमांड ये देख रहे हैं क्योंकि काफी सारे हाईवेज बन रहे हैं, सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है, तो इस वजह से इनके कमर्शियल व्हीकल की डिमांड बढ़ रही है। वहीं आने वाले टाइम में कंपनी का मानना है कि सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज जो है वो कंटिन्यू इनको तंग करती रहेगी जो कि सब ऑटो इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रही है। हालांकि इन्होंने अभी कोई गाइडलाइंस इशू नहीं किया है कि अक्टूबर में अपनी प्रोडक्शन कम करेंगे। लेकिन फिर भी ये जब तक कि ये सिचुएशन अगले साल जाके नॉर्मल नहीं होती है तब तक इनको थोड़ा ये परेशान करती रहेगी। और उसका रीजन वही है कि ईस्ट एशिया में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं तो सप्लाई इंप्रूव होने में चिप की काफी टाइम लग रहा है। और वहीं ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला जो फेस्टिवल सीजन है वो इनके लिए जो इनकी पैसेंजर कार्स हैं, एसयूवीज हैं, उनकी डिमांड को काफी बढ़ाएगा। तो आने वाले टाइम में उम्मीद की जा रही है कि इनके प्रॉफिट में काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जाएगी, अनलेस की कोई सरप्राइज आता है।
तो अब अगर हम बात करें कि भाई इस कंपनी का शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 2021 में कंपनी का शेयर 81% तक बढ़ा है और एक साल में 150% तक बढ़ा है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि कोविड की वजह से इसका शेयर काफी नीचे गिरा था। अगर इसकी शेयर की जर्नी देखें तो ये 2016 में लगभग 600 के आसपास का होता था और ये कोविड के टाइम पे गिर के ऑलमोस्ट 63 रुपए 50 पैसे तक चला गया। फिर इसने अच्छी रिकवरी दिखाई पिछले 1 डेढ़ साल में और इसने इस बार जून में ये 360 तक गया और फिर जब सेमीकंडक्टर की न्यूज आई तो ये गिर के 280 270 तक भी गया। लेकिन अब ये 333 पे क्लोज हुआ है लास्ट सेशन में। और अगर ब्रोकर का देखा जाए तो वो इसका जो एक्सपेक्टेशन और टारगेट प्राइस देखते हैं वो 375 से 430 के बीच में देखते हैं। तो अगर हम एवरेज लगाएं तो 400 के आसपास डिफरेंट ब्रोकर की एवरेज आती है। और वहीं अगर टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिस्ट की बात माने तो वो इसका एवरेज प्राइस 356 रुपए देखते हैं, जो कि यहाँ से 6% की 6 से 7% ऊपर होगा। और हायर साइड पे यानी कि बुल मार्केट रहती है तो 497 रुपए तक, और अगर चीजें ठीक नहीं रहती हैं तो 155 तक नीचे भी देखते हैं। और अगर हम इसके पीयर एनालिसिस को देखें तो वो इतना कंपैरेटिव नहीं होगा, क्योंकि एक तो इनका ये पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में है तो कोई ट्रू इनका कॉम्पिटिटर नहीं है। जैसे आइशर को देखें तो वो कमर्शियल व्हीकल और बाइक्स में है और अशोक लेलैंड मेनली कमर्शियल व्हीकल में है, वहीं मारुति सिर्फ पैसेंजर व्हीकल में है। तो इनका डायरेक्ट कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और ऊपर से ये लॉस मेकिंग है। तो अभी इनका वैल्यूएशन और रिटर्न ज्यादा सेंस नहीं बनाएंगे। और इनके ऊपर डेट देखे जाए तो थोड़े ज्यादा हैं, तो वो एक कंसर्न रहेगी आने वाले टाइम में भी। तो ओवरऑल अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे फेस्टिवल सेल्स इनकी अच्छी रहती है और इनकी प्रोडक्शन पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, तो ये शेयर शायद शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक बार के लिए 350 से 400 के बीच में भी जा सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये सब डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट को सस्टेन कर पाते हैं, कोई नए सरप्राइजेस नहीं आते हैं और सेमीकंडक्टर की भी जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। तो देखना होगा कि ये 400 से ऊपर भी जाता है या और नीचे जाता है। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा अभी और स्टेबिलिटी कंपनी की देखनी पड़ेगी। तो मुझे अगर लॉन्ग टर्म विजन लेना हो तो मैं 300 के नीचे अगर ये जाता है दोबारा से, जैसे अभी पीछे गया था, तो मैं शायद इसको बाय ऑन डिप्स लेना चाहूंगा और हर डिप पे शायद लूंगा। लेकिन अभी करंट लेवल मुझे थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा ठीक नहीं लगता है जब तक कि चीजें रियलिटी में इंप्रूव ना हो। हालांकि जैसे कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ये बेस्ड ऑन फेस्टिव सेल्स और जैसे जैसे सेंटिमेंटल कुछ अच्छी न्यूज आती है तो ये बढ़ सकता है। हालांकि मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर ऐड करूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे या अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही अगर आप कंफर्टेबल हो तभी आप इन्वेस्ट कीजिए। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।